मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी आएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। गफ्फार खादी को बली का बकरा बनाए क्या कि इम्तियाज जलील ने रियासी सदर बनने के बाद वो किस्सा बड़ा खास है, सुना देता मैं, छुपाता नहीं। मैं, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी दहली में बैठे थे सीटों की वाटाघाटी के लिए। हंसते थे, ये भी कहा अपना आदमी बहु बच्चन में पक्का है, टेकम बात भी करता है, खूबसूरत भी है, चलो अपने को फायदा हो जाएगा पार्टी। साहब ने ट्वीट करके बना दिया महाराष्ट्र का अध्यक्ष। हम जैसे कायदीन खत्म कर देंगे तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना। हम सब मिलकर कम से कम इस असेंबली हल्के में एक मजबूत क़ियादत पैदा करें। मुझे ये भी मशवरा दीजिए कि मैंने क्या करना चाहिए। यहां मौजूद हमारे आइम्माए मसाजिद, बुजुर्ग हजरात, उलमाए कराम, मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, ये जो आज की मीटिंग और दावत मुनाकिद की गई है, कल रात में हमारे कुछ साथियों ने मुझसे गुफ्तगू की, मुझसे बहुत सारी बातें पूछी। खास तौर पर 2024 के असेंबली इंतखाबात, इस हल्के असेंबली के बारे में मुझसे पूछा। बहुत सारी बातें मैं उनसे कहना चाहता था, फिर मेरे जहन में आया कि अपने हम ख्याल, अपने चाहने वाले, अपने से मोहब्बत करने वाले, उनके साथ बैठ कर गुफ्तगू की जाए। मेरे दो साथियों ने आगे बढ़कर आज की दावत का एहतमाम किया है। मैं उन दोनों साथियों का, हमीद भाई, अब्दुल रहीम भाई, उनका शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी साथियों की दावत पर यहाँ पहुँचे हैं। यकीनन गुज़िश्ता कई सालों से आपकी सरपरस्ती में, आपकी मदद से मैं सियासत में काम कर रहा हूँ। 2014 के असेंबली इंतखाबात में कुछ हजार से अपने को शिकस्त हुई। 2019 का लिस्ट आपके सामने है। 2019 से हम मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं, मगर मेरे और पार्टी के जो मामलात थे वो मुझसे पूछ रहे हैं आपके टिकट का क्या हुआ, वो मुझसे पूछ रहे हैं आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा। तो मैं चाहता हूं पब्लिकली, खास तौर पर उन साथियों को बताऊं जो मेरे लिए कांधे से कांधा लगाकर दिलो जान से काम कर रहे हैं। वक्त आने पर मीडिया और प्रेस को बताया जाएगा, मगर मैं जानता हूं ये हजरात मेरी हमदर्दी में कम, उनके टीआरपी में ज्यादा आए हैं। आने दीजिए, कोई छुपाने की बात नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं भाई, आपका मामला, मीडिया का मामला है। यकीनन हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असेंबली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी आएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई। वो मीटिंग में
मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए। मुझे थोड़ा धक्का बैठा, तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलियत होगी, अपना कायद है उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट और रास्प उनसे जाकर बात की जाए। 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया। दारुस्सलाम पहुंचा। साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा। उन्हें असदुद्दीन अभी साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम और जरूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना है। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पूछा है कब तक है आप। मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं होती उसके लिए मैं आया हूं। वो शाम के मुशायरे में आप आ जाइए। ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो है, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया। मैं सोचते रहा। मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूंगा, बताऊंगा। मेरे समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदाग हूं, जेब से पैसे खर्चता हूं। मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम मिलत के लगाए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहां पहुंचा, बड़ा मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। मैं मुशायरे में नहीं गया। सुबह की फ्लाइट से मैं वापस आ गया और दिन भर सोचते रहा। फिर मैंने सोचा एक खत तहरीरी शक्ल में अपन बैरिस्टर असद नबी साहब को देना चाहिए। वो खत मैंने 23 तारीख को भेजा, उनको 5 बजे मिला। वो खत की कॉपी आपको दे देता हूं, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में अखबार में भी छाप दूंगा। वो खत मैंने उर्दू में तहरीर किया था। मैंने उसका हिंदी में जो देवनागरी लिपि में लिखा हूं, पहले मैं आपको खत पढ़कर सुना देता हूं। वो खत कुछ इस तरह है। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब, कौमी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होंगे। हफ्ते के दिन बतारीख 21 सितंबर आपसे मुलाकात हुई। फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप तक पहुंचे, आपका जवाब भी आया। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी बात आप तक सही और मुकम्मल अंदाज में पहुंचा नहीं सका, इसलिए इस तहरीर के जरिए आपको अपनी बात बता रहा हूं। सदर मोहतरम, मेरी उम्र 66 साल की हो चुकी है और मैं समझता हूं 2024 असेंबली इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में मैंने पहली बार मजलिस के टिकट पर 60,000 वोट लिए थे। 2014 से 2019 तक मैंने मेहनत की। 2019 में 80,036 वोट हासिल किए। अब यहां के जो पॉइंट्स है वो सुन लीजिए।
2019 में मेरा टिकट बहुत देर से डिक्लेयर हुआ, जिसके नतीजे में गैर यकीनी कैफियत सूरत हाल थी। समाजवादी पार्टी और एमआईएम महाराष्ट्र के दूसरे असेंबली हलकों में गठजोड़ हुआ, मगर मेरी गुजारिश के बावजूद मेरे मशरकी हल्के असेंबली में समाजवादी उम्मीदवार करीम कुरैशी आया और 5,555 वोट खाया। इस तरह नुकसान हुआ। उस जमाने में, अब इसमें नहीं है, मैं बताया आपको, मैं आपके पास सुना देता हूं। आसिम बिखार साहब हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी स्पोक्स पर्सन है। 2019 में उनका मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आने वाला है, आप कहें तो मैं रोक सकता हूं, मगर मुझे इसमें सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझसे कहेंगे तो मेरा सियासी खत में इजाफा होगा, जब भी मैं कहूंगा। मैंने इमीडिएट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किया। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब बंबई में आए, 2019 की बात कर रहा हूं, अक्टूबर की, और अपना और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। गोवंडी में हम अबू आसिम को पार्टिंबा दे रहे हैं, बाइकरगा में उन्होंने वारिस पठान को पार्टिंबा दे रहे हैं, भेवंडी में उनका जो उम्मीदवार था उसको वो पार्टिंबा दे रहे, दूसरे हल्के में वो पार्टिंबा दे रहे। आपके पास भी पार्टिंबा होगा, बेफिक्र रहिए, इम्तियाज जलील साहब वहां मौजूद है। मैं मुतमईन था। कैंडिडेट आया, उम्मीदवार ने इलेक्शन करा, माहौल खराब किया। मुझे तो समझना चाहिए ना कि क्या किया जा रहा है मेरे साथ में। ऐसा हुआ है, और यही बात मैंने जब उनसे कही थी तो कहा था कि मशरक़ी हल्के असेंबली की टिकट हम आपको देंगे और चुन के भी आएंगे, गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से 2019 में ऐसा मेरे साथ किया गया। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम साथ में, औरंगाबाद मशरक़ी हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार। मैंने क्या समझना चाहिए? क्या अतुल सावे को जिताने के लिए, क्या देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर गफ्फार खादी को बलि का बकरा बनाए क्या? फिर दूसरी बात जो मैंने तहरीर किया, आपको याद होगा कि इम्तियाज जलील ने रियासी सदर बनने के बाद, वो किस्सा बड़ा खास है, सुना देता, मैं छुपाता नहीं। 25 जून या 26 जून की बात होगी। प्रकाश अंबेडकर, मैं, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठे थे सीटों की वाटाघाटी के लिए। प्रकाश भाई को आने को थोड़ा टाइम था, तो मैंने हंसते हंसते कहा, साहब अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, इसको अपन महाराष्ट्र सदर बनेंगे। मैंने हंसते से ये भी कहा, अपना आदमी बोल बच्चन में पक्का है, टेकम बात भी करता है, खूबसूरत भी है, चलो अपने को फायदा हो जाएगा पार्टी। साहब ने ट्वीट करके बना दिया महाराष्ट्र का अध्यक्ष, और ये जनाब ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनने के बाद इंतखाबात से 2 महीने पहले औरंगाबाद की जो बॉडी थी हमारी, वो बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। मैंने इसमें नोट किया। अजान के 2 मिनट रुकता हूं। 2019 के सिलसिले में मैंने असद साहब को लिखा, आपको याद होगा कि इम्तियाज जलील ने रियासती सदर बनने के बाद ऐन इंतखाबात से पहले मशरक़ी हल्के असेंबली की बॉडी को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया था, और इस सिलसिले में पूना में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ऐन इंतखाबात के वक्त बरकरार बॉडी को बहाल किया जाए, मगर हो ना सका। वंचित से माहदा टूट गया, जिसका मुझे फटका बैठा। दोस्तों और साथियों, अगर वंचित और एमआईएम का अलायंस जिंदा रहता
तो 15 से 20 एमएलए चुन के आते थे और सत्ता की कुंजी दोनों के पास रहती थी। अब वो भी बात है, बताओ इंशाल्लाह प्रेस में क्यों टूटा, क्या से टूटा, कौन आगे जाता, कौन पीछे रहता, कौन आगे नहीं जाना, बताऊंगा मैं। बड़ा मजमून पढ़ के सुनाया मैं तुमको, जो खत मैंने असद साहब को भेजा उसकी कॉपी आपके पास ही देने वाला हूं। फिर दूसरा हमने लिखा कि 2024 मशरक़ी हल्के असेंबली के लिए हमने पूरी ताकत से काम किया। आपने मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। मैंने पूरे महाराष्ट्र के इलाकों का दौरा किया, खासतौर पर फसादात के मुतासरीन की अरबाब इख्तिदार के सामने नुमाइंदगी की, इंसाफ दिलाने की कोशिश की और लाखों रुपये की माली एयानत की। पुलिस कस्टडी में मरने वाले मुस्लिम नौजवानों के मामले को हाई कोर्ट्स में लेकर गया, इनकी माली मदद भी की, कोर्ट का खर्चा भी बर्दाश्त किया और कई पुलिस वालों पर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज करवाए। महाराष्ट्र में जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई वहां मैं बजाते खुद पहुंचा, इन अफराद खानदान को दिलासा दिलाया, पुलिस में नुमाइंदगी की, पैसों से मदद की। कोविड के जमाने में मेरे जाती खर्चे से 5 लाख से ज्यादा रकम के ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। कई मरीजों को इलाज मांगे में मदद की। पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ ताल्लुक़ों अज़ला का दौरा किया, एक मजबूत तंजीमी ढांचा तैयार करने की कोशिश की, जिसमें कुछ कामयाब हुआ। मैं समझता था ये लिखने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी मैं चाहता तहरीर तो भी बात आ जाए ताकि सबको मालूम हो कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या अहमियत है और क्या अहमियत होना चाहिए। असद साहब के जो मैसेजेस मेरे पास आए थे उसमें सब में बड़ा दुख ये था कि इम्तियाज जलील हार गए, किसी ना किसी तरह से वो ठिकरा हमारे सर पे फोड़ने की बात भी दिख रही थी। तो फिर मैंने समझा उठना चाहिए खत में। औरंगाबाद पार्लिमानी इंतखाबात में 2024 में इम्तियाज जलील को 6 हल्कों में सबसे ज्यादा वोट मशरक़ी हल्का इस हल्के में मिले, जो 79,000 है। कहीं ना कहीं हमारा काम और नाम होगा। भाई सियासत में जब कुछ काम करते हैं ना तो बताने पड़ता, बोलना पड़ता, इसे मैंने लिखा। इनके हल्के असेंबली जहां से वो एमएलए चुन के आए थे और 85,000 वोट मिले। अब उसके आगे जो मैंने लिखा वो चुमटी भी है, हकीकत भी है, सच्चाई भी है। वोट और बढ़ सकते थे, मगर इसका जवाब इम्तियाज जलील, अहमद जलील, बिलाल जलील से पूछा जाए तो बेहतर होगा। पैसे खर्चने में हाथ रोकना, तमाम ओहदेदारों और कारकुनों को बंधुआ मजदूर समझना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 22% है। यानी मुसलमान कितने टक्के हैं? अपन ने जो सोशल इंजीनियरिंग किए थे प्रकाश अंबेडकर को आके, तो 13% बढ़ गए थे, तो 35 से 36% में चुन के आए थे 4,000 वोटों से। अब हमने ही गुत्ता किया सबके काम करने का, तो यूपी तोड़ते जाएंगे। खैर, आदर्श का भरोसा काम नहीं आया। वंचित का तकरीबन 1.5 लाख वोट हम खो चुके थे। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज की शिकस्त के आप सही तौर पर असेस करें। मैंने कायदे मोहतरम को लिखा। 2024 में मशरक़ी हल्के असेंबली में मैंने तकरीबन 200 वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप दिए। आज माशाअल्लाह वोटर लिस्ट में तादाद बहुत ज्यादा है। मैंने मशरक़ी हल्के असेंबली में समाज के मुख्तलिफ तबकात से बिलखुसूस नाराज ग्रुप से दिल जीतने का काम किया हूं। साबिक़ा नाराज कारपोरेटर्स का दिल जीतना भी कोई मुश्किल काम नहीं, इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। 2 इंतखाबात हारने के बाद 2024 के इंतखाबात में मैंने महसूस किया अवाम की बेपनाह हमदर्दी मेरे साथ है।
मेरी टीम में मेरे चाहने वाले बहुत पेश हैं, बहुत तुमदही और जाफरशानी से काम कर रहे हैं। मेरा टिकट डिक्लेयर ना होने की वजह से अवाम में सवालात उठ रहे हैं। मुझे औरंगाबाद मशरक़ी हल्के असेंबली से इलेक्शन लड़ना है, किसी दूसरे हल्के से नहीं। आपसे गुजारिश है कि मुंदरजा बारा नुकारात की रोशनी में औरंगाबाद मशरक़ी हल्के का टिकट डिक्लेयर करें ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। अगर आप टिकट देना नहीं चाहते हैं तो बराए कम इतना एहसान तो कीजिए, मुझे बता दीजिए। यही बात करने के लिए मैंने 5 मिनट का वक्त मांगा था। घंटों घंटों कई कई दिन अपनी मेहनत पैसे के साथ जिस लीडर की खिदमत में पिलता रहा, वो मुझे 5 मिनट का वक्त नहीं दे सका। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही बात करने के मैंने आपसे 5 मिनट का वक्त मांगा था, मगर मुझे ना मिल सका। एक बात और जिक्र करना जरूरी समझता हूं, आप जो कहेंगे वो पार्टी फंड देने को मैं तैयार हूं, और मुझे पार्टी की तरफ से इलेक्शन की कोई माली मदद नहीं चाहिए। सिर्फ आप और अकबर भाई हमारी तशरीह मुहिम में आना जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि मुझे 2024 मशरक़ी हल्के असेंबली औरंगाबाद का टिकट दिया जा रहा है नहीं, मुझे बताया जाए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। एक और बात की गुजारिश है, इस तहरीर के जवाब में ताखिर ना करें तो बेहतर होगा। मैंने यह खत 23 तारीख को मोहतरम बैरिस्टर असद अली साहब को भेजा। शाम में 5 बजे व्हाट्सएप और मेल वगैरह भेजा हूं, उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और आज 8 तारीख है, कोई जवाब नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। फिर मैंने महसूस किया कि बात समझना चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्म भी नहीं भरा, न डीडी भरा, न दरखास्त दी। मैंने ये महसूस किया कि अपने को जिस तरह से 2019 में टिकट देके जुबा किया गया है, अब टिकट नहीं देके जुबा करने का कार्यक्रम हो सकता है। क्यों? जब टिकट दूसरी पार्टियों के बढ़ जाएंगे, जब दूसरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब हमको रिफ्यूज करने के बाद हम कहां जा सकेंगे? देखो भाई, सियासत में वो क्या करते हैं, अपने मकसद के आगे जाते हैं। यही उन्वान, यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक बात मानता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं, मेरे सरप्रस्त हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने खड़ा हूं, आप मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मैंने क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी पार्टी एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहती है। आज मैंने इस हल्के में इतना काम किया है कि अल्लाह के फजल करम से ये सीट एमआईएम के टिकट पर चुनकर आ सकता हूं। और कौन ऐसी पार्टी है जो विनिंग कैंडिडेट को टिकट ना देते हुए ऐसे कमजोर कैंडिडेट टिकट दे जो अतुल साहबी की जीत की वजह बने? बस यही सवाल है। अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं कई रातों से सो नहीं पाया। मेरे अफराद खानदान मुझसे पूछते हैं कि गफ्फार कादरी, तुमने यहां 5 लाख दिए, यानी 2 लाख दिए, यहां गए, रात में जागे, दिन में घूमे, और तुम्हारी पार्टी क्या कर रही? मेरे वो साथी जो मेरे खाने से खाना का काम करते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये फैसला इम्तियाज जलील करता है? तो हमने क्या करना फिर? और असद साहब भी उनकी बात सुन के करते होंगे, तो कोई ठीक बात नहीं है। भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है, जहां जहां फसादात के वक्त में गया, ये मोहतरम इम्तियाज जलील हमारा तो फोन उठाते ही नहीं। अब आप में से किसका उठाते मालूम नहीं, मगर मेरे साथी ने हंसते हुए किया, फडणवीस साहब का फोन उठाते हैं।
एक घंटी उठाते रहते। अब सच्ची बात है कि झूठे मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे कंस्टिट्यूंसी मैंने महसूस किया कि अतुल सावी की मदद करना चाहते, एक ऐसा कैंडिडेट देना चाहते हैं। चूंकि मैंने 2019 के बाद से 2024 तक मेहनत की, घर घर गया, हिंदू बेल्ट में भी जाता हूं, मुस्लिम बेल्ट में भी जाता हूं, वंचित के पुराने रिश्ते भी है, और मुझे पूरा यकीन है पार्टी ऐसा काम बताना चाहती है कि हमारे सब दरवाजे बंद हो जाना, हमने कहीं जाना नहीं, फिर बाद में डिक्लेयर कर देंगे हम टिकट नहीं दे रहे। भाई तुम रईस लश्करी का टिकट डिक्लेयर कर रहे, जुम्मा 8 दिन से पार्टी में आया, फारूक शाब्दी का टिकट डिक्लेयर कर रहे, इम्तियाज जलील का टिकट डिक्लेयर कर रहे, तो हमने क्या गुनाह करे भाई? हमारे में क्या खुश हो बताओ। हाँ, हमने कहा था कि 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपन ने टिकटा दिए थे, उस्मानाबाद, पूना, बड़ा बहुत सी बातें थी। हमने कहा था शिवसेना वोट देने के बारे में, हमने वो मैं बताऊंगा बाद में। हमने सच्ची बात करने की कोशिश की, इसलिए मैं आपसे पूछने के यहां बैठा हूं। अभी फैसला मत कीजिए, ठंडे दिमाग से कीजिए। मैं यहां बैठूंगा, मेरे घर आइए, बैठ के बात करेंगे। क्या मैंने पार्टी को छोड़ना चाहिए? क्या मैंने इलेक्शन लड़ना चाहिए? लड़ना तो किससे लड़ना चाहिए? कौन से दरवाजे खटखटाना चाहिए? भाई कोई भी आदमी, अब हमारे रमजानी खान है, असलम पठान है, कई दिनों से काम कर रहे। अगर इनका सियासी मकसद वही हम जैसे कायदीन खत्म कर देंगे तो ये तो नाइंसाफी हो गई ना। बस यही बात करना है। आप मेरे सरपरस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे मशवरा दीजिए। मशवरा देने के बाद मेरा साथ दीजिए। हम सब मिलकर कम से कम इस असेंबली हल्के में एक मजबूत क़ियादत पैदा करें। मुझे यह भी मशवरा दीजिए कि मैंने क्या करना चाहिए। देखो, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। किसी की दिल आजादी मुझसे कभी हुई होगी, मगर मेरा यकीन है हम में से हर फर्द कौम के लिए, मिलत के लिए बहुत जिम्मेदार। मौलाना इशाती साहब आए, मुझे गुजारिश है आगे आए। अब मैंने सोचा अब 23 सितंबर के बाद 8 अक्टूबर आ चुका है, मैंने भी कोई फैसला करना चाहिए, धोखे में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं आपके बीच आया, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मशवरा दीजिए। आपको ठीक दिखता है तो साथ दीजिए, मेरा ख्याल रखिए। मैं किसी से उम्र में बड़ा है, किसी से छोटा है, किसी का मर्तबा दीनी तौर पे बहुत ज्यादा है। हमारी पार्टी की जो बातें सियासी तौर पे कहना है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा। अलबत्ता एक गुजारिश करूंगा कि जो खत मैंने तहरीर किया है वो कॉपी अपने साथ में ले जाएं, घर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें। अगर इसमें से कोई बात गलत होंगी तो आपका जूता मेरा सर है, मैं आपसे माफी मांगूंगा और सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। खुदा बेहतर जानता है मैंने सियासत को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। खुदा बेहतर जानता है कि फिरका परस्तों से कोई कंप्रोमाइज की बात मैं नहीं करता। खुदा जानता है मैं अपने भाइयों की इज्जत देता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई शख्स सियासी तौर पर मुसलमान दूसरी पार्टी में है तो मेरे जूते की नोक पे रखता। मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नामों से रसूल का जुलूस निकालो और संजय सिंह साथ से जाके गले मिलो, ऐसा गले मिलो जैसे पिछले हुए भाई। मैं ये नहीं कहता कि हम फरवरीज का फोन रिसीव करेंगे। मेरे लिए हमारे खुर्रम भाई का फोन अहम है, आप सब जानते हैं। मैंने कभी फोन रिसीव नहीं किया होगा तो मैं 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद
रिटर्न काम मांगता हूं। बस आप इन बातों को सही समझते होंगे। यकीन मैं गुनाहगार मुसलमान, मुझसे गलतियां होती होंगी, कभी किसका दिल दुखा होगा। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं अल्लाह के मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी बात, क्या आप नहीं चाहते कि अच्छी क़ियादत पैदा हो? बस यही सवाल, यही मशवरा, यही बात करने के आपके बीच आया था। बहुत सारी सियासी बातें, बहुत सारी बात अंदर की बातें मेरे पास है। जब सियासी सफर आगाज होगा इंशाअल्लाह आपके सामने आऊंगा। मैं बहुत सारी चीजों का चश्मदीद गवाह भी हूं, मैंने मुखालिफतें भी की है, मगर मैं इस नतीजे को पहुंचा हूं कि कोई भी फैसला करने से पहले हमारे साथियों से पूछना चाहिए। कल इत्तेफाक से कुछ मेरे साथी मेरे पास आए, वो आप दीदा हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब अपन इतनी मेहनत कर रहे, अपना कुछ पक्का नहीं है, आप ऐसा क्यों खामोश बैठे? मैंने कहा बेटा अब मैं क्या करूं। उसमें से एक साहब ने आगे बढ़कर कहा हम एक मीटिंग रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक बात है, अपन सब साथ में खाना भी खाएंगे, गुफ्तगू भी होगी। तो हमारे हमीद भाई, उनका मैं कुछ काम नहीं आया, मेरे दोस्त मेरे साथी है, मगर वो मुझसे मोहब्बत करते। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं खाने का खर्चा मैं करूंगा। एक दूसरे दोस्त ने कहा मैं बिरयानी बनाऊंगा। इसी तरह से जज्बा कौम का आज आप सब लोग हैं जमा हुए। मैं क्या कारपोरेटर है, क्या मैं क्या आमदार है, क्या मैं क्या खासदार हूं, मगर आपके दिल में जज्बा है कि कहीं ना कहीं मिल्लत के काम होना चाहिए, लीडरशिप आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमें मशवरा दीजिए, हमको साथ दीजिए, हमको रास्ता बताइए, हमारी सरपरस्ती कीजिए। देखिए ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अफराद नहीं है, ये मिल्लत के अफराद है। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बदलना होगा कि ये बात है कि मिल्लत के दर्दमंद अफराद है। हमारे खालिद सैफुद्दीन बैठे हैं, वो दूसरी पार्टी में है, मैं MIM में हूं। जफर बिल्डर बैठे हैं, दूसरी पार्टी में। बब्बू भाई है, हमारे बड़े बड़े अहम शख्सियतें जमा है जो इस असेंबली हल्के में असरअंदाज होते हैं। हमारे मौलाना अलीमुद्दीन साहब हैं, बहुत काबिल शख्सियत है, उनका बयान सुनकर मैं बहुत खुश होता हूं। हमारे अनवर इशाती साहब आए हैं, हमारे सोहेल साहब, डॉक्टर उमर खादरी मेरे दामाद हैं, वो सब बैठे हैं। बहरहाल हम इस फिलहाल बहुत परेशानी में हैं, कोई नतीजे को पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपकी मदद चाहिए, आपका मशवरा चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, और आप हमारा मशवरा हमको मशवरा देंगे, हिम्मत देंगे। मैं तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे और कौम और मिल्लत की सही खिदमत का जरिया बनाए। मैं इस मौके पर मौलाना अनवर खिशाती साहब से गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ा मुखातिब भी करें और हमारे लिए दुआ भी करें। Assalamu alaikum, my Dr. Sadia from R&S Unani and Ayurvedic Pharma and Manufacturers। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज़ उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान